पैसे के बारे में हमारी सोच को बदलने वाली तो देखिए कई किताबें हैं, लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड जैसी शायद ही कोई हो जिसने इतना असर डाला हो। हाँ, ये बात तो है, काफी चर्चा में रहती है ये किताब। बिल्कुल। तो आज हमारे पास इसी किताब का एक सारांश है और हम कोशिश करेंगे इसकी जो सबसे जरूरी बातें हैं और शायद कुछ चौंकाने वाले विचार भी उन्हें समझने की। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। तो इसकी शुरुआत ही बड़ी दिलचस्प है। दो पिताओं की कहानी है ना। हाँ। एक तरफ है गरीब डैड, पढ़े लिखे थे, अच्छी सरकारी नौकरी में थे, पर पैसों को लेकर हमेशा संघर्ष करते रहे। हाँ, वो पारंपरिक रास्ता जिसे कहते हैं। सही। और दूसरी तरफ रिच डैड, 8वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी उन्होंने, पर वो एक कामयाब निवेशक बने, व्यापारी बने। बिल्कुल। और यहीं से पैसे और जिंदगी को देखने के दो बिल्कुल अलग नजरिए, दो सबक सामने आते हैं। तो पहला सबक क्या है? सबसे बड़ा फर्क। हाँ, और सबसे पहला बड़ा फर्क जो ये सारांश दिखाता है वो है पैसे के लिए काम करना बनाम पैसे से अपने लिए काम करवाना। अच्छा। ज्यादातर लोग जिन्हें कियोसाकी गरीब या मध्यम वर्ग की श्रेणी में रखते हैं वो एक चूहा दौड़ में फंसे हैं, रैट रेस जिसे कहते हैं। हाँ, सुना है ये टर्म, रैट रेस। मतलब स्कूल जाओ, अच्छी नौकरी ढूंढो, पैसा कमाओ, बिल भरो और फिर से वही चक्कर। ये कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला सा लगता है ना। हाँ बिल्कुल। ये चूहा दौड़ वाली बात तो काफी जानी पहचानी सी लग रही है। और इसके मुकाबले में फिर रिच डैड का रास्ता क्या था? उनका रास्ता था संपत्ति बनाना, एसेट्स जिसे कहते हैं। ऐसी चीजें जो आपकी जेब में पैसा डालें, भले ही आप उस वक्त एक्टिवली काम ना भी कर रहे हो। ओ, मतलब पैसिव इनकम। बिल्कुल, निष्क्रिय आय। यहीं पर वो अमीर सोच का फर्क आता है। वो लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं। तो इसका मतलब संपत्ति और देनदारी, मतलब एसेट और लायबिलिटी, इनके बीच का फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी हो जाता है फिर तो। हाँ, सबसे जरूरी। और यहीं पर कियोसाकी पारंपरिक सोच को सबसे बड़ी चुनौती देते हैं। सारांश में ये बात बिल्कुल साफ है। संपत्ति वो है जो आपकी जेब में पैसा डाले। जैसे किराए पर दिया हुआ घर, स्टॉक से मिलने वाला डिविडेंड, या मान लीजिए आपके बिजनेस से होने वाली आय। और देनदारी, वो जो पैसा निकाले। सही। देनदारी वो है जो आपकी जेब से पैसा निकाले, जैसे कार का लोन, क्रेडिट कार्ड का कर्ज, और यहाँ थोड़ी चौंकाने वाली बात है, अक्सर वो घर जिसमें आप खुद रहते हैं। क्या? घर? पर घर तो सबसे बड़ी संपत्ति मानते हैं सब। हाँ, लेकिन कियोसाकी के नजरिए से अगर उस घर का लोन, टैक्स, मेंटेनेंस, ये सब मिलकर आपकी जेब से लगातार पैसा निकाल रहा है आपकी आय से ज्यादा, तो वित्तीय रूप से वो एक देनदारी है। अरे वाह, मतलब ये किताब सीधे सीधे उस सोच पर ही सवाल उठा रही है कि अपना घर खरीदना ही सबसे बड़ी फाइनेंशियल अचीवमेंट या एसेट है। ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, उनका तर्क यही है कि अगर कोई चीज आपकी जेब से लगातार पैसा निकाल रही है तो वित्तीय नजरिए से वो संपत्ति नहीं, देनदारी है। देखिए, भावनाएं अपनी जगह हैं, लेकिन वित्तीय स्वतंत्रता के लिए वो कैश फ्लो पर ध्यान देने को कहते हैं। अच्छा, कैश फ्लो पर। हाँ, अमीर लोग लगातार ऐसी संपत्तियां जमा करते हैं जो इनकम जनरेट करें, और वो सिर्फ स्टॉक या रियल एस्टेट की ही बात नहीं करते। वो बौद्धिक संपदा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, या अपना खुद का ऐसा बिजनेस बनाना जो सिस्टम पर चले, उसे भी असली संपत्ति मानते हैं। तो ये समझ बनाने के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी यानी वित्तीय साक्षरता बहुत जरूरी है। लेकिन सारांश ये भी कहता है कि सिर्फ जानना ही काफी नहीं है, कुछ मानसिक बाधाएं भी हैं। बिल्कुल सही कहा। जानना एक बात है, करना दूसरी। सारांश 5 मुख्य रुकावटों का जिक्र करता है जो लोगों को रोकती हैं। क्या है वो? पहला, पैसा खोने का डर। बहुत बड़ा डर है ये। दूसरा, निंदकता या सिनिसिज्म, मतलब हर अवसर में कमी निकालना, ये नहीं चलेगा वाली सोच। हाँ, होता है ऐसा। तीसरा, आलस्य, टालम टोल करना। चौथा, बुरी आदतें, खासकर खर्च करने की पैटर्न। और 5वां, अहंकार, ये सोचना कि मुझे सब पता है और कुछ नया सीखने की जरूरत ही नहीं समझना। इन पर काबू पाए बिना सिर्फ जानकारी मतलब अधूरी है। ये डर और अहंकार वाली बात तो हाँ काफी हद तक समझ आती है। इनसे निपटने के लिए कोई प्रैक्टिकल तरीका भी सुझाया है? कोई नियम? एक बहुत मजबूत नियम दिया है, खुद को पहले भुगतान करे, पे योरसेल्फ फर्स्ट। अच्छा, पे योरसेल्फ फर्स्ट। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि जैसे ही आपको आय मिले, सैलरी आए या बिजनेस से पैसा आए, खर्च करने से पहले ही उसका एक तय हिस्सा
बचत और निवेश के लिए अलग रख दें। खर्च करने से पहले? हाँ, पहले। ये सुनने में शायद आसान लगे, पर इसके लिए गजब का अनुशासन चाहिए। ये आपको अपनी जरूरतों और इच्छाओं में फर्क करना सिखाता है। सही बात है, अनुशासन तो चाहिए होगा। अच्छा, और जोखिम के बारे में क्या? रिस्क। निवेश में तो हमेशा रिस्क होता है। देखिए, कियोसाकी का नजरिया ये है कि जोखिम से डरकर भागने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे समझना और मैनेज करना सीखना जरूरी है। मैनेज करना कैसे? वित्तीय एजुकेशन से, फाइनेंशियल एजुकेशन से। ज्ञान जो है वो जोखिम को कम करता है। दुनिया बदल रही है, बाजार बदल रहे हैं, तो लगातार सीखते रहना बहुत जरूरी है। डरने के बजाय स्मार्ट बने। सही है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को, इस विश्लेषण को समेटें, तो रिच डैड पुअर डैड का निचोड़ क्या निकलता है? ऐसा लगता है कि असली वित्तीय आजादी सिर्फ अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी पाने से नहीं मिलती। बिल्कुल नहीं मिलती। निचोड़ यही है कि वित्तीय स्वतंत्रता आपकी सोच बदलने से आती है, संपत्ति बनाने से आती है, दिनदारियों से बचने से आती है, और सबसे जरूरी, पैसे को अपने लिए मेहनत पर लगाने से मिलती है। अच्छा। ये एक तरह से जो पारंपरिक शिक्षा है और करियर का रास्ता है, उस पर एक सवालिया निशान लगाती है, और वो जो दिमागी गुलामी है, चूहा दौड़, उससे बाहर निकलने का रास्ता दिखाती है। ये असल में खुद अपने वित्तीय भविष्य की जिम्मेदारी लेने का एक आह्वान है। ठीक है, ये काफी दिलचस्प नजरिए हैं, सोचने पर मजबूर करते हैं। और चलिए जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। अगर कियोसाकी की परिभाषा को ही माने कि संपत्ति वो है जो जेब में पैसा डाले, तो आज हमारी अपनी जिंदगी में ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें हम अपनी सबसे बड़ी संपत्ति मानते हैं, लेकिन अगर ठीक से हिसाब लगाएं तो शायद वो देनदारियां निकलें? बहुत अच्छा सवाल है। इस पर सोचने से शायद वित्तीय स्पष्टता की तरफ, फाइनेंशियल क्लैरिटी की तरफ पहला कदम बढ़े।